हे एवरीवन, माय नेम इज निधि वर्मा और जो चैप्टर हम लोग कर रहे थे वो हम लोग कर रहे थे एनाटॉमी, ठीक है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो जो हम लोग का एनसीईआरटी स्टार्ट है, एनसीईआरटी अपना स्टार्ट यहीं से है, एक मिनट, यहाँ से, कि यहाँ पे डायरेक्टली टिश्यू सिस्टम से स्टार्ट है, टिश्यू सिस्टम से। लेकिन जब तक हम लोग इसके पहले की चीजें नहीं करेंगे वो हम लोग को समझ में कैसे आएगा कि कौन सी चीजें हैं, कैसे हैं, और बेसिकली हमें बेसिक चीजें पढ़नी होती हैं। वो चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास में अपनी कवर कर ली हैं। जैसे हम लोगों ने सिंपल टिश्यू किया, मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट, सारी चीजें कर ली। परमानेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, सिंपल टिश्यू में, कॉम्प्लेक्स टिश्यू में, जाइलम, फ्लोएम, हर एक चीज हम लोगों ने बहुत डिटेल में कर लिया था। फाइनली आज आपका टिश्यू सिस्टम हम लोग इसमें करेंगे कि टिश्यू सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो 3 टाइप के टिश्यू सिस्टम पढ़ेंगे, उसके बाद डाइकॉट रूट स्टेम लीफ, मोनोकॉट रूट स्टेम लीफ, सारी चीजों को अच्छे से कर लेंगे। बेहतर है कि अगर आप 1 घंटे का क्लास लगा रहे हो आज, तो साथ साथ आप याद करते चलो। आपको साथ में क्या रखना है, कुछ खास नहीं रखना है। एक आप एनसीईआरटी ले लो, ठीक है, एनसीईआरटी ले लो अगर आपका मन है, ठीक है, तो आप नोट साथ साथ बनाते चलो। अदरवाइज आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, लेकिन एक एटलीस्ट एक रफ कॉपी लो अपने साथ में, एक रफ कॉपी लो, उस पे लिखते चलो साथ में, क्योंकि पेन चलाओगे तभी समझ में आएगा, पेन चलाओगे तभी समझ में आएगा। एक और बात, इस चैप्टर में आपको याद करने वाली चीजें बहुत ज्यादा है। आपको देखो समझना पड़ेगा, लेकिन कुछ चीजें होती हैं समझ गए, आपको उसको रटने की जरूरत नहीं है, बट इस चैप्टर में आपको समझे, आपको याद भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग को करना है टिश्यू सिस्टम। तो हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था कि सेल्स है, सेल्स मिल करके अपना टिश्यू बना रहे हैं, और टिश्यू मिल करके अपना टिश्यू सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है, टिश्यू सिस्टम बना रहे हैं। अब ये जो टिश्यू मिलकर के टिश्यू सिस्टम बना रहे हैं, तो इन टिश्यू का स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, कौन सी जगह पे ये टिश्यू लोकेट कर रहे हैं, तो इन सारे के बेसिस पे कि टिश्यू कौन सा इनका स्ट्रक्चर है, कैसा इनका फंक्शन है और कैसा इनका लोकेशन है, इसके बेसिस पे टिश्यू सिस्टम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला होता है आपका एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा होता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और तीसरा आता है आपका वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, ठीक है। एपिडर्मल, ग्राउंड एंड वैस्कुलर। एक बात आप समझिए, जैसे मान लीजिए ये आपका प्लांट है, ये आपका प्लांट है, ये आपका पूरा पूरा पेड़ है, ठीक है। जब आप इसका ट्रांसफर सेक्शन काटोगे, कहीं से भी आप प्लांट को काटो, स्टेम को काटो, जब भी आप इसका ट्रांसफर सेक्शन काटोगे तो आपको 3 चीजें देखने को मिलेंगी। मान लो ये आपने इसका ट्रांसफर सेक्शन काट लिया, तो आपको ये जो बाहर वाला दिख रहा है, ये आपका होगा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। इसके अंदर यहाँ पे सेंटर में जो होगा, बीच में आपका मिलेगा वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, जो कि आपका कंडक्शन कराएगा वाटर मिनरल्स का, क्योंकि वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम है तो उसके अंदर आपका वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होगा। तो वैस्कुलर बंडल में क्या होता है, जाइलम फ्लोएम होता है, या तो वो आपका वाटर मिनरल्स का कंडक्शन करा रहा होगा, या तो वो आपका फूड का कंडक्शन करा रहा होगा। तो जो वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम है ये आपका यहाँ प्रेजेंट होगा। अब एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, इसके अलावा और इसके अलावा, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम के अलावा जितनी भी चीजें पाई जाएंगी, जितनी भी चीजें यहाँ बीच में प्रेजेंट होंगी, ये सारी चीजें आपकी ग्राउंड टिश्यू के अंदर आएंगी, ये सारी चीजें आपकी ग्राउंड टिश्यू के अंदर आएंगी, ठीक है। इतना समझ गए कि जो सबसे बाहर है आपका एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, बीच में आपका वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। अगर आपने प्लांट का ट्रांसफर सेक्शन काटा, ठीक है, ट्रांसफर सेक्शन लेने के बाद अगर आप उसमें से क्या एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम हटा देते हो, तो जो भी आपका बचता है, जो कुछ आपका बचेगा, वो सब कुछ आपका ग्राउंड टिश्यू होगा, सब कुछ आपका ग्राउंड टिश्यू होगा, ठीक है। इतना समझ गए आप? एक मिनट, तो आप ये देखिए, टिश्यू सिस्टम, सारी सेल्स मिलकर के आपस में टिश्यू बनाती हैं, टिश्यू मिलकर के टिश्यू सिस्टम बनाते हैं। एक बात और, एक पेज को 2 से 3 बार रिवाइज कराया जाएगा तो बेहतर है। अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपको एक पेज 2 से 3 बार रिवाइज करा रही हूँ, तो फायदा आपका है ना, फायदा आपका है, मैं आपके लिए आपको पढ़ा रही हूँ। तो अगर मैं एज अ टीचर आपको 2 से 3 बार रिवाइज करा रही हूँ आपके साथ साथ, ठीक है, पढ़ाने के साथ साथ, तो आपका भी ड्यूटी बनता है कि अगर आपका मास्टर आपको 2-3 बार रिवाइज करा रहा है एक पेज को, तो आप भी उतना करो। जब आप एक बार ये पूरा नोट्स पढ़ लोगे ना, आपने क्लास लगा ली, उसके बाद आपको सिर्फ एनसीईआरटी रीड करना रहेगा। एनसीईआरटी रीड करो, पीवाईक्यू लगाओ, उसके बाद वापस से एनसीईआरटी रीड करो, चैप्टर खत्म, आपका बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। 1 वीक के बाद उठाओ, वापस से पढ़ो, आपको चीजें में भी आपको 50-60% आपका ध्यान रहेगा, क्योंकि देखो एक बार पूरा कितना भी अच्छे से कर लो, बिना रिवीजन के नहीं होने वाला, आपका बहुत अच्छे से याद रहेगा। 50-60% आपका तब भी आपको मेमोराइज रहेगा। एक बार और रिवाइज कर लो 1 वीक के बाद, आपका वापस से पूरा एकदम अच्छे से पूरा चैप्टर आपके मुट्ठी में हो जाएगा। तो रिवीजन जितना ज्यादा कर सके उतना ज्यादा रिवीजन करिए।
सेल्स मिलकर के टिश्यू बनाई, टिश्यू मिलकर के टिश्यू सिस्टम बना दिए। अब ये टिश्यू का क्या स्ट्रक्चर है, क्या फंक्शन है, क्या इसका लोकेशन है, उसके बेसिस से टिश्यू सिस्टम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कौन कौन से? एपिडर्मल, ग्राउंड एंड वेस्कुलर। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम प्रोटेक्शन कर, बाहर का है तो ऑब्वियस प्रोटेक्शन करेगा, है ना। हमारी स्किन है, स्किन हम प्रोटेक्ट करती है ना। हम लोग घर के अंदर रहते हैं, सबसे बाहर आपका घर है, आपकी घर की दीवारें हैं, तो वो क्या करती है, हम लोग घर में प्रोटेक्टेड फील करते हैं क्योंकि बाहर आपका घर है ना। तो जो बाहर होगा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। सेकेंड आएगा वेस्कुलर सिस्टम, कंडक्शन कराता है फूड का, वाटर का, मिनरल का, एंड बीच में होता है आपका ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग ये तीनों टिश्यू सिस्टम को करने वाले हैं कि क्या कैसे कैसे होता है। तो देखो, फर्स्ट करेंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम नाम से क्या समझ में आ रहा है? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल, एपिडर्मिस बना रहा होगा, तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम आपका एपिडर्मिस बनाता है। और एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में हम लोग 3 चीजें पढ़ेंगे, एपिडर्मल सेल, स्टोमेटा एंड एपिडर्मल अपेंडेजेस। क्या क्या? एपिडर्मल सेल, स्टोमेटा एंड एपिडर्मल अपेंडेजेस। एक एक करके सबको करते हैं। एपिडर्मल सेल नाम से क्या समझ में आया? एपिडर्मल सेल्स आपकी इस तरीके की होती हैं, ये आपकी एपिडर्मल सेल्स है। ठीक है, इसके बीच में यहाँ पे बहुत बड़ा सा वैक्यूल होता है, बहुत बड़ा सा वैक्यूल होता है, और इसके किनारे किनारे बहुत कम छोटा साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपकी एपिडर्मल सेल्स है, ये आपकी एपिडर्मल सेल्स है। आपको क्या देखने को मिल रहा है? ठीक है, ये आउटर मोस्ट है, सिंगल लेयर है, लार्ज वैक्यूल बीच में दिख रहा है, और बहुत कम माइन्यूट छोटे छोटे आपको साइटोप्लाज्म, बहुत कम साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है। यही चीज इसमें लिखा है। एपिडर्मिस बाहर पे है तो क्या करेगी भैया? बाहर है तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। तो एपिडर्मल सेल्स आउटर मोस्ट है, खत्म, सिंगल है, ओके, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, समझ में आ गया। पैरेनकाइमेटस सेल्स की प्रेजेंट होती है। हम लोगों ने देखो, जब भी आपको कुछ ना समझ में आया, पैरेनकाइमेटस, जब भी हम लोगों ने पैरेनकाइमेटस सेल्स पढ़ी थी, जब हम लोगों ने सिंपल टिश्यू किया था, सिंपल में हम लोगों ने 3 पढ़ा था। कौन कौन सा किया था? पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। पैरेनकाइमा मोस्ट अबंडेंट सेल थी जो हर जगह पाई जा रही थी, रूट में, स्टेम में, लीफ में, आप हर जगह आपकी पैरेनकाइमा पाई जा रही थी। तो जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं वो पैरेनकाइमेटस सेल्स होती है, पैरेनकाइमा की बनी हुई होती हैं। इसके बाद इलोंगेटेड सेल्स होती है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होंगी, बड़ा वैक्यूल होता है। क्या मैंने बोला था ना, लार्ज वैक्यूल होगा, और बहुत स्मॉल साइटोप्लाज्म होता है, बहुत कम साइटोप्लाज्म होता है। और एपिडर्मिस है, बाहर की लेयर है। ठीक है, बाहर की लेयर है, हमारी स्किन है, हमारी स्किन के ऊपर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, करेक्ट, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो प्लांट है तो उसके भी बाहर हेयर्स प्रेजेंट होंगे। तो एपिडर्मिस के बाहर एक तो हेयर प्रेजेंट होते हैं, रूट हेयर पढ़ेंगे आप आगे चल के, और साथ ही साथ ट्राइकोम पढ़ेंगे। उसी के साथ साथ एपिडर्मिस के बाहर आपकी क्यूटिकल प्रेजेंट होती, और जो क्यूटिकल है जैसे ये आपका प्लांट है, ठीक, और इसके नीचे इसकी रूट्स है ना। तो क्यूटिकल ऑब्वियस है ना, अगर जो चीजें बाहर है, जो चीजें बाहर है, मतलब जमीन के बाहर जो चीजें हैं, वहां पे क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। क्या करती है? वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है, वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है, और रूट्स में अब्सेंट होती है। रूट्स में क्या जरूरत है वाटर लॉस रोकने का? वहां पे ऑलरेडी इतना ज्यादा पानी है, पानी, मिट्टी में तो पानी होता ही है ना, तो वहां पे वाटर लॉस हो नहीं हो, वाटर लॉस होता ही नहीं है वहां पे, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा रहता है वहां पे। तो क्यूटिकल सिर्फ वहां होगा, एरियल पार्ट में क्यूटिकल होता है। कहां पे? आपका स्टेम पे आपको क्यूटिकल देखने को मिलेगा, और वो क्या करता है? वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है, और रूट्स में अब्सेंट होता है। ध्यान रखिएगा कि क्यूटिकल आपका रूट्स में अब्सेंट होता है। हम लोगों ने पढ़ लिया। एपिडर्मिस, फटाफट से बोल दो मेरे साथ, एपिडर्मिस क्या होती है? एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर होती है, सिंगल लेयर है, पैरेनकाइमेटस है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, बड़ा सा वैक्यूल है, और स्मॉल साइटोप्लाज्म, और साथ ही साथ एपिडर्मिस के ऊपर वैक्सी लेयर होती है जिसको क्यूटिकल कहा जाता है। और ये क्यूटिकल आपका रूट्स में अब्सेंट होता है, और क्यूटिकल कर क्या रहा है? क्यूटिकल आपका वाटर लॉस को रोक रहा है। ठीक है, वाटर लॉस नहीं होने दे रहा है, तो आपका क्यूटिकल स्टेम में प्रेजेंट होगा। इतना समझ में आ गया? अब देखो, इसके बाद हम लोगों ने 3 चीजें, एपिडर्मल सेल, स्टोमेटा एंड एपिडर्मल अपेंडेजेस। अब हम लोग करेंगे एपिडर्मल अपेंडेजेस। ठीक है, एपिडर्मल अपेंडेजेस मतलब जो चीजें एपिडर्मिस से बाहर निकली हुई हैं। कौन कौन सी बाहर निकली हैं? तो देखो, एक ये मान लो आपका धरती है, ये आपका धरती है, ठीक है, मतलब मिट्टी है, इसके नीचे यहाँ पे आपका प्लांट है, प्लांट ये ऊपर वाला पार्ट, ये इसके नीचे वाला पार्ट। तो जो धरती के नीचे जो आपका अर्थ है, ठीक है, जो आपका धरती है उसके नीचे वाला जो पार्ट है, जो रूट्स वाला है, ग्राउंड के नीचे जो चीजें हैं, ठीक है, वो आपका रूट्स है। और रूट्स में आपकी रूट हेयर प्रेजेंट होगी, और जो आपका प्लांट ग्राउंड के ऊपर का जो पोर्शन होगा, शूट होगा, यानी कि स्टेम और लीफ, वहां पे आपको रूट हेयर नाम मिलकर के वहां पे आपके ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं। ध्यान रखिएगा, रूट हेयर आपके सिर्फ रूट्स में प्रेजेंट होंगे, नाम से जाहिर है, और ट्राइकोम आपका शूट में प्रेजेंट होगा, स्टेम में भी होता है, और आपके लीव्स में भी प्रेजेंट होते हैं। रूट हेयर आपका यूनिसेलुलर होता है, ट्राइकोम आपका मल्टीसेलुलर होता है, ट्राइकोम आपका ब्रांच एंड अनब्रांच्ड भी हो सकता है। एक और बात, हम लोगों ने जब मार्फोलॉजी करी थी तो हम लोगों ने क्या देखा था? एक मिनट, हम लोगों ने देखा था ये आपका ग्राउंड है, ठीक है, इस तरीके से आपकी रूट थी, ये रूट कैप है, ठीक है, ये आपका रूट
कैप है। हम लोगों ने 3 जोन पढ़े थे, आप बता सकते हो कौन कौन से जोन है? देखो अभी अपना सेशन लाइव नहीं चल रहा है, ठीक है, तो आप एटलीस्ट आप मेरा जब मतलब होता है, जब मैं आपको बोलूं कि क्या आप बता सकते हो, दैट मीन्स कि आपको मेरे को नहीं बोलना है, आपको न तक कमेंट में जाकर के लिखना है, आपको तुरंत मेमोराइज करना है कि वो कौन से 3 जोन थे। फर्स्ट जोन था, ठीक है, ये था आपका मेरिस्टेमेटिक, ठीक है, फिर ये था आपका इलोंगेशन और ये था आपका मैच्योरेशन। और इसी जोन ऑफ मैच्योरेशन में आपके कौन प्रेजेंट थे? इसी जोन ऑफ मैच्योरेशन में आपके रूट हेयर्स प्रेजेंट थे। इतना ध्यान आ गया? इसी जोन ऑफ मैच्योरेशन में आपके रूट हेयर्स प्रेजेंट थे और रूट हेयर रूट्स में प्रेजेंट है, तो क्या कर रहे होंगे? वो मिट्टी से अपना वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। रूट हेयर क्या होते हैं? रूट हेयर आपके यूनिसेलुलर है, एब्जॉर्ब क्या करते हैं? आपका वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब कर रहे हैं, कहां से? सॉइल से। इसके बाद आता है आपका ट्राइकोम। ट्राइकोम आपके शूट्स में प्रेजेंट होंगे, यानी कि आपके स्टेम में भी होता है और आपके लीफ में भी हो सकता है। मल्टीसेलुलर है, ब्रांच्ड होगा, अनब्रांच्ड होगा, और कभी कभी आपके ट्राइकोम कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं, इसलिए इसको सिक्रीटरी कहा जाता है। और सिंपल सी चीज है, ट्राइकोम है स्टेम में, क्यों प्रेजेंट है, क्यों हेयर्स प्रेजेंट है? दैट मींस वो वाटर लॉस को रोक रहा होगा। वाटर लॉस कैसे? जब ट्रांसपिरेशन होता है, जब ट्रांसपिरेशन होता है उस टाइम पे जो वाटर का लॉस होता है वो कौन रोकता है? वो आपका ट्राइकोम ही रोकता है, ठीक है। तो रूट हेयर क्या कर रहा है? रूट हेयर क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रहा है मिट्टी से, और रूट हेयर क्या कर रहा है? वाटर के लॉस को प्रिवेंट कर रहा है। अब फटाफट से मेरे को बताओ कि वाटर लॉस को और कौन रोक रहा था? तो भैया जो क्यूटिकल था, क्यूटिकल जो कि रूट में एब्सेंट था, वो भी आपके वाटर लॉस को प्रिवेंट करता था। उसी तरीके से ट्राइकोम भी आपके वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है। लास्ट आता है आपका स्टोमेटा, ठीक। स्टोमेटा हम लोग क्या देखते हैं कि स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा प्रेजेंट होता है जो लीव्स की एपिडर्मिस होती है, कभी कभी आपके स्टेम पे भी प्रेजेंट होता है। जब आपका प्लांट छोटा होता है, उसके स्टेम्स ग्रीन होती है, वहां पे भी कभी कभी थोड़े मोड़े स्टोमेटा देखने को मिलते हैं। अदरवाइज आपके स्टोमेटा लीव्स की एपिडर्मिस से प्रेजेंट होते हैं। करेक्ट, स्टोमेटा लीव्स के एपिडर्मिस से प्रेजेंट होते हैं। 2 फंक्शन है, कौन कौन सा? एक ट्रांसपिरेशन, एक गैसेस एक्सचेंज, ठीक है। एक ट्रांसपिरेशन होगा और दूसरा होगा गैसेस एक्सचेंज। आप देखो स्टोमेटा में हम लोग क्या पढ़ते हैं, पूरा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं स्टोमेटल एपरेटस का। तो हम लोगों ने क्या, हम लोग के एनसीईआरटी में डायग्राम दिया गया कुछ इस तरीके की, आपकी ये आपकी गार्ड सेल है। डायग्राम में मत जाइएगा, समझिएगा, ये आपकी गार्ड सेल है, ठीक है। ये आपका पोर है, ये आपका पोर है, स्टोमेटल पोर है, ठीक है, ये आपका पोर है। अब देखो पानी इसी में आना है, पानी इसी में आना है ना, पानी लेगा ना, ट्रांसपिरेशन करा रहा है, ठीक है, पानी लॉस होगा, पानी आ रहा है, ये यहीं पे होता है स्टोमेटल पोर में। तो जो अंदर की लेयर होगी, जो अंदर की लेयर होगी गार्ड सेल की, इसको थिक होना पड़ेगा। अंदर की लेयर जो होती है गार्ड सेल की, वो थिक होती है इन कंपैरिजन आउटर लेयर। ये बात ध्यान रखिएगा, यहां से सवाल आता है कि गार्ड सेल की कौन सी लेयर है जो थिक है और कौन सी लेयर है जो थिन है। तो जो आउटर लेयर है, ये आउटर लेयर है, आउटर लेयर थिन है, और जो इनर लेयर है, इनर लेयर कैसी दिख रही है? इनर लेयर कैसी दिख रही है भैया? इनर लेयर थिक है। और कुछ सेल्स होती हैं, जैसे गार्ड सेल है, गार्ड सेल के आसपास की कुछ सेल्स होती हैं जो स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं और स्पेशलाइज्ड होकर के क्या बनाती हैं? सब्सिडरी सेल्स बनाती हैं, ठीक है, कुछ इस तरह की। या आपको कुछ फूल जैसा दिख रहा होगा ना, फ्लावर जैसा, तो ये होती है आपकी सब्सिडरी सेल्स। क्या है? सब्सिडरी सेल्स है। अगर बात करेंगे स्टोमेटल अपरेटस की, जहां से सवाल आ चुका है, कई बार आ चुका है, ठीक है, तो स्टोमेटल अपरेटस में कौन कौन सी चीज ध्यान रखेंगे? एक होगा गार्ड सेल, सब्सिडरी सेल और पोर, ठीक है। पोर, गार्ड सेल और सब्सिडरी सेल मिलकर के, गार्ड सेल, पोर और सब्सिडरी सेल मिलकर के क्या बनाती हैं? स्टोमेटल अपरेटस बनाती हैं। तो देखो ये तो हम लोगों ने बात किया डाइकॉट की। तो जो आपका डाइकॉट आप पढ़ोगे, ठीक है, जो डाइकॉट लीव्स होती हैं उसका तो इस तरीके से पूरा स्टोमेटा होता है। लेकिन जब आप मोनोकॉट पढ़ोगे, तो मोनोकॉट लीव्स में स्टोमेटा किस तरीके से होता है? तो वहां पे ये तो आपका बीन शेप्ड था, बट जब आप पढ़ोगे मोनोकॉट लीव्स, तो वहां पे स्टोमेटा कुछ इस तरीके से होता है। डंबल्स देखें आपने, डंबल्स लोग जिम करते हैं ना, वो डंबल्स, तो ये आपका डंबल शेप का होता है, ठीक है। गार्ड सेल, इसमें गार्ड सेल जब आप मोनोकॉट पढ़ोगे तो गार्ड सेल उसमें डंबल शेप की होती है, ठीक है ना, डंबल शेप की होती है। इतना समझ में आ गया कि गार्ड सेल इसमें डंबल शेप की रह रही है। तो देखो ये आपका, ये हम लोग डाइकॉट के बारे में पढ़ रहे हैं। ये आपका गार्ड सेल है, बीच में आपका पोर है, कुछ सेल्स जो स्पेशलाइज्ड हैं उसको सब्सिडरी सेल्स बोला जाएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जो गार्ड सेल है उसकी आउटर लेयर और इनर लेयर दोनों डिफरेंट होती हैं। जो आउटर है, जो बाहर है, ये वाली ये थिन है, और अंदर वाली थिक है। यही चीज यहाँ लिखी गई है, थिन थिक। और गार्ड सेल के अंदर आपका क्लोरोप्लास्ट होता है, गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। कुछ सेल गार्ड सेल की स्पेशलाइज्ड हो जाती है, उसको सब्सिडरी सेल्स कहा जा रहा है, जो कि ये है।
इतना समझिए, जो फूल जैसा दिख रहा है ना, ये आपकी सब्सिडरी सेल्स है। गार्ड सेल डाइकॉट में बीन शेप्ड होती है, मोनोकॉट में डंबल शेप होती है। यहाँ से सवाल आ चुका है, इस बहुत बेसिक चीज है, इसको ध्यान रखिएगा कि डाइकॉट में बीन शेप्ड है, मोनोकॉट में डंबल शेप है, ठीक है। गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। अगर इंस्ट्रूमेंटल अपरेटस की बात करी जाए तो पोर, गार्ड सेल एंड सब्सिडरी सेल मिलकर के आपका इंस्ट्रूमेंटल अपरेटस बनाती हैं। सेकंड टिश्यू की बात करी जाए तो ग्राउंड टिश्यू, मैंने क्या बोला था कि कोई प्लांट लो, ठीक है, उसका ट्रांसफर सेक्शन जब भी काटोगे तो बाहर वाली क्या, बाहर वाली एपिडर्मिस, बीच वाली वेस्कुलर, बीच में जितनी भी चीजें बचेंगी, जितनी भी चीजें बचती हैं, ये आपका ग्राउंड टिश्यू होता है, ये आपका ग्राउंड टिश्यू होता है। तो यही चीज एनसीईआरटी में लिखी गई है कि हर एक टिश्यू, सारे टिश्यू किसको छोड़ के, एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल को छोड़ करके जितने भी टिश्यू बीच में बचते हैं, जितने भी बचेंगे वो होंगे आपके ग्राउंड टिश्यू। और ग्राउंड टिश्यू में आपके सारे सिंपल टिश्यूज होते हैं। हम लोगों ने जब कॉम्प्लेक्स टिश्यू किया था, कॉम्प्लेक्स कहने जब हम लोगों ने दो किया था, ठीक है, एक मेरिस्मेटिक किया था, एक परमानेंट था, है ना। हाँ, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि ग्राउंड टिश्यू था, एक मिनट रुकिएगा, जो ग्राउंड टिश्यू था, तो परमानेंट में हम लोगों ने दो किया था, एक सिंपल था, एक कॉम्प्लेक्स था। तो जो सिंपल टिश्यू था, सिंपल टिश्यू में हम लोगों ने 3 टिश्यूज पढ़े थे, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। तो ग्राउंड टिश्यू में तीनों टिश्यूज होते हैं। ग्राउंड टिश्यू में आपके सिंपल टिश्यू होगा, और जब हम लोग वेस्कुलर बंडल पढ़ रहे होंगे, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम पढ़ रहे होंगे, तो वहां पे आपके कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं, कौन कौन से, जाइलम एंड फ्लोएम। तो ग्राउंड टिश्यू क्या है, ग्राउंड टिश्यू आपका एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल को छोड़ करके जितने भी टिश्यूज बचेंगे, जितनी भी चीजें आपके बीच में बचती हैं, वो सब कुछ आपका ग्राउंड टिश्यू है। और ग्राउंड टिश्यू में आपके सिंपल टिश्यूज होते हैं, कौन कौन से, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। अब पैरेन्काइमा क्या है, पैरेन्काइमा मैंने क्या बोला, पैरेन्काइमा आपकी मोस्ट डिपेंडेंट है, हर एक जगह कहीं पे भी पाई जा सकती है। तो पैरेन्काइमा आपकी कॉर्टेक्स, पिथ, पेरिसाइकिल, मेडुलरी लेस, हर एक जगह पाई जाएगी। अब आपके मन में आएगा कि ये सब क्या है, फालतू चीजें, ये फालतू चीजें नहीं है भैया। जब अभी आगे हम लोग वो कर रहे होंगे, रूट, स्टेम, लीफ, डाइकॉन, मोनोकॉट का पढ़ रहे होंगे, तो उसमें यहाँ पे आपको समझ में आएगा क्या है कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, पिथ, मेडुलरी लेस, ये सारी चीजें वहां पे आएंगी। फिलहाल ध्यान रखो कि पैरेन्काइमा आपका इनमें से कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकता है। पैरेन्काइमा मोस्ट डिपेंडेंट है, हर जगह पाया जाता है। और पैरेन्काइमा प्राइमरी स्टेम और रूट में भी पाया जाएगा। और अगर लीव्स की बात करी जाए तो लीफ में ग्राउंड टिश्यू के नाम पे सिर्फ मेसोफिल सेल्स होती हैं, लीव्स में मेसोफिल सेल ही आपको देखने को मिलेगा। इतना समझ में आ गया। थर्ड आता है आपका वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। मैंने क्या बोला था, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में आपके कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं, कौन कौन से, जाइलम एंड फ्लोएम। अब बात आएगी, आपने तो देख लिया, चलो ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम आ रहा है। अब बात आती है कि जाइलम एंड फ्लोएम का अरेंजमेंट किस तरीके से है, कि किस तरीके से जाइलम एंड फ्लोएम रूट में है, स्टेम में है, लीफ में है, तो उसका अरेंजमेंट किस तरीके से है, ये हम लोग वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में पढ़ते हैं। तो हम लोग दो तरीके का अरेंजमेंट देखेंगे, ठीक, एक देखेंगे रेडियल, एक देखेंगे कंजॉइंट। रेडियल नाम से क्या समझ में आ रहा है, फिलहाल के लिए ध्यान रख लो, नाम से समझ में आ रहा है रेडियल। रेडियल मतलब आर से रेडियल, आर से रूट्स, रेडियल है तो रूट्स में होगा, कंजॉइंट आपका स्टेम एंड लीव्स में होता है। एक बात समझो, जैसे मान लो जब आपको दिखे कि जाइलम यहां है, ठीक है, और इसके बीच में आपको फ्लोएम दिख रहा है, मतलब ऑल्टरनेट रेडियस पे आपको क्या दिख रहा है, ऑल्टरनेट रेडियस पे आपको जाइलम एंड फ्लोएम दिख रहा है। तो ये क्या है, हर एक रेडियस पे आपके जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट दिख रहा है, तो ये आपका रेडियल अरेंजमेंट होता है। और ये कहां पाया जाएगा, रेडियल वेस्कुलर बंडल आपके रूट्स में पाए जाएंगे। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे कंजॉइंट की, तो जैसे मान लो ये आपका जाइलम है, ठीक है, और बाहर साइड, आउटसाइड आपका फ्लोएम है, ठीक है, आउटसाइड आपका फ्लोएम है, तो ये आपका कंजॉइंट है। अगर इसमें से एक को निकाल के देखें, कुछ इस तरीके से होगा, बाहर फ्लोएम है, अंदर की साइड जाइलम है। एक बात समझिए, कंजॉइंट दो टाइप का होगा, कंजॉइंट आपका ओपन भी हो सकता है, कंजॉइंट आपका क्लोज्ड भी हो सकता है। अब ओपन क्या है, ओपन मतलब कोई भी चीज आ सकती है अंदर, है ना। ओपन मतलब कि तो प्लांट में ओपन का मतलब ये है कि जब सेकेंडरी ग्रोथ अगर वो करवाना चाह रहा है, सेकेंडरी ग्रोथ हो जा रही है, और सेकेंडरी ग्रोथ कहां पे हो रही है, सेकेंडरी ग्रोथ आपकी डाइकॉट्स में हो रही थी। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सेकेंडरी ग्रोथ आपकी डाइकॉट में होगी। और सबसे मजेदार बात क्या है कि वो अब आपके सिलेबस में नहीं है, आपको नहीं पढ़ना है। तो ओपन, जो ओपन है हर एक चीज के लिए प्रिपेयर है, रेडी है ना। तो मतलब जहां पे सेकेंडरी ग्रोथ होगा वहां पे ओपन कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल होगा और डाइकॉट्स में होगा। अब ओपन का क्या मतलब है, जैसे देखो, ये जाइलम और फ्लोएम के बीच में अगर कैम्बियम की रिंग प्रेजेंट है, अगर कैम्बियम की रिंग प्रेजेंट है, दैट मीन्स कि वो ओपन वेस्कुलर बंडल है, ओपन कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल है। बट अगर यही कैम्बियम रिंग एब्सेंट है, यहाँ पे फ्लोएम, यहाँ पे जाइलम, है ना, अगर वही कैम्बियम रिंग एब्सेंट है, दैट मीन्स अब क्या है, ये क्लोज्ड कंजॉइंट है।
कंजॉइंट तो होगा ना, क्योंकि बाहर फ्लोएम है अंदर जाइलम है, तो कंजॉइंट तो होगा ही। बट अगर कैम्बियम प्रेजेंट है दैट मींस ओपन है। अगर कैम्बियम अब्सेंट है, कैम्बियम अब्सेंट का क्या मतलब है, कोई सेकेंडरी ग्रोथ अब नहीं हो रही है, कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो रही है। कहां पे होता है सेकेंडरी ग्रोथ, कहां नहीं होती, मोनोकॉट के डाइकॉट में? जवाब आना चाहिए मोनोकॉट में, तो ये आपका मोनोकॉट में होगा और ओपन कंजॉइंट आपका डाइकॉट में होगा। ठीक है, देखो रेडियल रूट्स में हो रहा है, रेडियल रूट्स में हो रहा है। कंजॉइंट दो टाइप का होगा, ओपन क्लोज। कैम्बियम प्रेजेंट है तो ओपन, कैम्बियम अब्सेंट है तो क्लोज। क्लोज कहां पे है, मोनोकॉट में। क्यों भैया, क्योंकि वहां पे सेकेंडरी ग्रोथ करानी ही नहीं है। प्रेजेंट, कैम्बियम प्रेजेंट है ओपन में, अगर ओपन में प्रेजेंट है दैट मींस डाइकॉट प्लांट में होगा और वहां पे सेकेंडरी ग्रोथ आपकी हो रही होगी। अगर रेडियल की बात करी जाए, सॉरी रेडियल की अगर बात करी जाए, तो ये देखो रेडियस पे आपको जाइलम फ्लोएम ऑल्टरनेट मैनर में देखने को मिल रहा है। जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम ऑन डिफरेंट रेडियस इन अल्टरनेट मैनर। इतना समझ में आ गया। अब इसके आगे चलता है अपना, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पूरा डाइकॉट रूट पढ़ेंगे, डाइकॉट स्टेम मतलब रूट स्टेम लीफ सारी चीजें हम लोग करेंगे। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि बाहर रहेगी आपकी एपिडर्मिस, फिर रहेगा आपका, हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आपको पढ़ना है रूट स्टेम लीफ का ट्रांसफर सेक्शन काटना है, पढ़ना है एक चीज, तो बाहर रहेगी एपिडर्मिस, फिर रहेगा कॉर्टेक्स, फिर रहेगी इंडोडर्मिस। इतना खत्म हो गया। अब इंडोडर्मिस के बाद, इंडोडर्मिस हो गया, इसके बाद आपका रहेगा यहाँ पे स्टील चलता है। स्टील में क्या क्या आएगा, स्टील में आएगा आपका पेरीसाइकिल, ठीक है, वैस्कुलर बंडल एंड पिथ। अगर अब बात करी जाए डाइकॉट रूट की, तो एपिडर्मिस है भाई, रूट है, रूट है, रूट है, तो रूट में क्या प्रेजेंट था, रूट में आपकी रूट हेयर्स प्रेजेंट थी, खत्म, रूट हेयर्स प्रेजेंट थी। एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस है रूट्स की, यहाँ पे पैरेन्काइमा प्रेजेंट था और साथ ही साथ कुछ इंट्रासेलुलर स्पेसेस भी प्रेजेंट थे। कॉर्टेक्स की बात करी जाए, ये भी आपका पैरेन्काइमेटस था, पैरेन्काइमा भर भर के हर एक जगह है, यह भी आपका पैरेन्काइमेटस था, इसमें यहाँ पे भी आपका इंटरसेलुलर स्पेसेस, यहाँ पे आपका इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट था। बट अगर बात करी जाए डाइकॉट की, एंडोडर्मिस की, इंडोडर्मिस क्या होता है, कॉर्टेक्स के बाद आता है आपका इंडोडर्मिस, इनर मोस्ट लेयर होती है कॉर्टेक्स के बाद। इंडोडर्मिस कैसी है डाइकॉट रूट की, कुछ इस तरीके की बैरल शेप्ड है, ठीक है, कुछ इस तरीके की बैरल शेप्ड आपकी इंडोडर्मिस है। जब हम लोग कोई भी, ठीक है, पढ़ते हैं, सर्कल पढ़ते हैं, तो ये इसकी टेंजेंशियल होता है, ये इसका रेडियल होता है, ठीक है, ये इसकी टेंजेंशियल है, ये इसकी रेडियस है। तो ये बैरल शेप्ड तो हो गया, बैरल शेप्ड हो गया, ठीक है। यहां पे क्या होता है, एक मिनट रुकिएगा, ये मैंने गलत बोल दिया है, यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेसेस, एपिडर्मिस में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं थे, कॉर्टेक्स में प्रेजेंट थे, क्योंकि मैंने जब इंडोडर्मिस होता है यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेसेस आपके प्रेजेंट नहीं होते हैं, यही मेरे से गलत हो गया, ये यहाँ पे आपके इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होते हैं। तो देखो ये आपकी बैरल शेप्ड सेल है ना। अब बैरल शेप्ड सेल है, इसके टेंजेंशियल और रेडियल पे, रेडियस पे, टेंजेंशियल मतलब ये, रेडियस मतलब ये, यहाँ पे सुबेराइज्ड सेल्स होती हैं, सुबेरिन का डिपोजिशन होता है जिसको कैस्परिन स्ट्रिप कहा जाता है और ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करती हैं, ठीक है। इंडोडर्मिस में क्या मिला, इंडोडर्मिस की सेल बैरल शेप्ड है, ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट है जो कि सुबेरिन की बनी हुई है। इतना समझ में आ गया, एक बार इतना देख लेते हैं। देखो डाइकॉट रूट पैरेन्काइमा की है, कॉर्टेक्स पैरेन्काइमा का है, मैंने क्या बोला था, पैरेन्काइमा हर जगह होगा, डाइकॉट रूट पैरेन्काइमा का, इंटरसेलुलर एब्सेंट। देखो एक चीज ध्यान रखिएगा, जो इंडोडर्मिस जहां पे कैस्पेरियन स्ट्रिप पाया जा रहा है, जहां पे कैस्पेरियन स्ट्रिप है, कैस्पेरियन स्ट्रिप क्यों है, कैस्पेरियन स्ट्रिप आपका इसलिए है ताकि वाटर लॉस ना हो। अगर वाटर लॉस को रोकना है तो भैया हम इंटरसेलुलर स्पेसेस बनाएंगे ही किस लिए, एक तो हम यहाँ पे वो कैस्पेरियन स्ट्रिप बना रहे हैं और साथ ही साथ इंटरसेलुलर स्पेसेस बना दे रहे हैं, तो क्या मतलब बनेगा, दैट मींस अगर कैस्पेरियन स्ट्रिप है, सिर्फ आपको याद करने के लिए बताया जा रहा है, ठीक है, अगर कैस्पेरियन स्ट्रिप है दैट मींस इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होगा। इतना समझ गए, इसमें इंट्रासेलुलर स्पेस एब्सेंट है, तो एपिडर्मिस में भी इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट है। कॉर्टेक्स पैरेन्काइमा थिन वॉल्ड, पैरेन्काइमा आपकी थिन वॉल्ड ही होती है, इंट्रासेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट है। इंडोडर्मिस इनर मोस्ट लेयर है कॉर्टेक्स की, सेल बैरल शेप्ड होता है, इंट्रासेलुलर स्पेस एब्सेंट है, कैस्पेरियन स्ट्रिप सुबेराइज्ड है और रेडियल एंड टेंजेंशियल वॉल पे है और वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है। मैंने पहले भी क्या, देखो हम लोग जब भी पढ़ेंगे रूट स्टेम लीफ पढ़ेंगे, अच्छे से समझिए और समझने के बाद घर जाइए और ये चीज आप यहीं पे याद कर लीजिए, यहाँ पे याद करिए, एनसीईआरटी पढ़िए। देखिए यहाँ पे मैंने जितनी भी चीजें लिखी ना, वर्ड टू वर्ड सब कुछ एनसीईआरटी का है, कुछ भी नहीं छोड़ा है, ठीक है। यहाँ पे पढ़िए, उसके बाद बंद करिए, ठीक है, क्लास खत्म हो, अच्छे से आप नोट्स देखिए, उसके बाद वापस से आप एनसीईआरटी रीड करिए, पीवाईक्यूज करिए, वापस से एक बार रीड करिए, खत्म, चैप्टर आपकी मुट्ठी में। इतना आपको करना पड़ेगा, ये चैप्टर है थोड़ा लर्न करने का है, आपको बहुत ज्यादा याद करना पड़ेगा, तो ऐसा इसमें है कि आपको करना पड़ेगा। मोनोकॉट रूट की अगर बात करी जाए, तो जैसा आपका
ये पूरा है, ठीक है। ये सेम आपका मोनोकॉट रूट में भी होता है, एज इट इज होगा, ठीक है। जैसी एपिडर्मिस वैसा वहां पे भी मोनोकॉट में भी है, जैसा कॉर्टेक्स आपका डाइकॉट में वैसा ही मोनोकॉट में, जैसी इंडोडर्मिस यहाँ पे वैसी इंडोडर्मिस आपकी वहां पे भी है। कोई डिफरेंशिएशन मोनोकॉट नहीं रख रहा। मोनोकॉट कह रहा है भैया जैसे तुम हो वैसे ही हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जैसे तुम वैसे हम। बट वेस्कुलर बंडल की जब बात आएगी तो भैया अब हम अलग अलग हैं, क्योंकि डाइकॉट रूट है, उसको तो सेकेंडरी ग्रोथ कराना है, उसको अभी और ग्रोथ चाहिए अपनी जिंदगी में, लेकिन मोनोकॉट के साथ ऐसा नहीं होता है। तो देखो, तो जब बात करेंगे, देखो जो पेरीसाइकिल है ना, पेरीसाइकिल कैसी है, पेरीसाइकिल थिक वॉल्ड पैरेन्काइमेटस है, पेरीसाइकिल थिक वॉल्ड पैरेन्काइमेटस है। ये आपका रूट है, ये आपको रूट दिख रहा है, ये आपका मोनोकॉट, ये आपका डाइकॉट रूट है, लिख दूं मैं, ये आपका डाइकॉट रूट है और ये आपका मोनोकॉट रूट है। ये आपका पेरीसाइकिल है, ठीक है। देखो ये आपकी एंडोडर्मिस, एक मिनट, ये आपकी एंडोडर्मिस है, ये आपका पेरीसाइकिल है। इसी पेरीसाइकिल में जब सेकेंडरी ग्रोथ होता है तो कुछ लैटरल रूट्स भी निकलती हैं, और ये लैटरल रूट्स कहाँ से निकल रही हैं, पेरीसाइकिल से निकलती हैं। तो पेरीसाइकिल ही क्या इनिशिएट करता है लैटरल रूट्स के लिए, तो यही चीज यहाँ पे लिखी गई है, इनिशिएशन ऑफ लैटरल रूट्स एंड वेस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ से होता है, आपका पेरीसाइकिल। ये बात ध्यान रखिएगा कि पेरीसाइकिल से ही आपकी लैटरल रूट्स निकलती हैं सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे। इतना समझ में आ गया। और पेरीसाइकिल आपके थिक वॉल्ड पैरेन्काइमेटस है। देखो वेस्कुलर बंडल की अगर बात करी जाए तो आपको डायग्राम से क्या समझ में आ रहा है, इसमें 1 2 3 4 वेस्कुलर बंडल है, जाइलम फ्लोएम का अरेंजमेंट है। इसमें क्या दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 है ना। मतलब जरूरी नहीं है कि 8 ही हो। देखो वेस्कुलर बंडल जो डाइकॉट में होता है वो 2 से 4 होगा, ठीक है, 2 से 4 होगा, और उसके बीच में कंजॉइंट टिश्यू प्रेजेंट होगा जो कि पैरेन्काइमा, रट लो पैरेन्काइमा, पूरे रूट में आप सिर्फ पैरेन्काइमा पढ़ोगे। एपिडर्मिस पैरेन्काइमा की, एपिडर्मिस पैरेन्काइमा की, कॉर्टेक्स पैरेन्काइमा का, पेरीसाइकिल पैरेन्काइमा की, वेस्कुलर बंडल के बीच में भी पैरेन्काइमेटस कंजॉइंट टिश्यू प्रेजेंट है। इसके बाद देखो बाद में डाइकॉट रूट है, सेकेंडरी ग्रोथ कराएगा, ठीक है। क्या पढ़ा था, डाइकॉट रूट है, डाइकॉट है तो सेकेंडरी ग्रोथ कराएगा, डाइकॉट रूट है तो सेकेंडरी ग्रोथ कराएगा, और अगर सेकेंडरी ग्रोथ करा रहा है दैट मींस उसके जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में क्या प्रेजेंट है, जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है। तो बाद में कैम्बियम रिंग डेवलप्स हो जाती है और सेकेंडरी ग्रोथ कराती है। और पिथ, ये बीच का पोर्शन पिथ होता है। पिथ क्या दिख रहा है आपको, पिथ बहुत छोटा सा होता है, लेकिन जब मोनोकॉट की बात करेंगे तो मोनोकॉट में पिथ बड़ा होता है। तो ठीक, स्मॉल एंड इनकंस्पिक्यूअस और लार्ज एंड वेल डेवलप्ड मोनोकॉट में होता है। इतना समझ में आ गया। तो एक बार मेरे साथ देख लो, देखो, अच्छा देखो, मैं एक प्लेन पेपर पे लिख रही, मेरे साथ साथ आप भी लिखो, तब आपको याद होगा। हम लोगों ने क्या पढ़ा, बाहर हम लोगों ने पढ़ा, बाहर होता है आपका एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस कैसी है, एपिडर्मिस में क्या है, मैंने क्या बोला था, पैरेन्काइमा है जो कि हर जगह होगा, साथ ही साथ इसमें रूट हेयर प्रेजेंट है, ठीक है, और इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है। इसके बाद आएगा आपका कॉर्टेक्स। क्या बोला था, पैरेन्काइमा हर जगह है, पैरेन्काइमा यहाँ पे भी है, इंट्रासेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट है यहाँ पे, और इसके बाद आता है आपका इंडोडर्मिस। इंडोडर्मिस की सेल्स कैसी हैं, इंडोडर्मिस की सेल बैरल शेप्ड है और कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट है। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहां पे है, टेंजेंशियल एंड रेडियल वॉल्स पे प्रेजेंट है ना। और इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस अब्सेंट है, कैस्पेरियन स्ट्रिप है, और साथ ही साथ इसकी जो सेल्स है वो बैरल शेप्ड है, बैरल शेप्ड है। इतना हो गया। इसके बाद आया था आपका स्टील। स्टील में क्या आता है आपका, स्टील में आता है आपका पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल में हम लोगों ने क्या बोला था, पैरेन्काइमा हर जगह है, तो यहाँ पे थिक वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स होंगी, थिक वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं। इसके बाद क्या देखा था कि जो लैटरल रूट्स निकल रही थी सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे, वो कहां से निकल रही हैं, वो पेरीसाइकिल से। तो इनिशिएशन क्या करा रहा है, इनिशिएशन किस चीज का करा रहा है, इनिशिएशन करा रहा है लैटरल रूट्स का, ठीक है। इसके बाद अगर बात करी जाए वेस्कुलर बंडल की, तो जो वेस्कुलर बंडल है वो 2 से 2 होगा या 4 होगा, ठीक है। किस में होगा, डाइकॉट में 2 या 4 होगा। बट जब आप पढ़ोगे मोनोकॉट, मोनोकॉट में पॉली आर कंडीशन देखने को मिलती है, वहां पे 6 से ज्यादा देखने को मिलेंगे जाइलम बंडल। डाइकॉट है तो क्या कराएगा, सेकेंडरी ग्रोथ कराएगा। सेकेंडरी ग्रोथ कंजॉइंट कहां होता है, रेडियल सिर्फ रूट में हो रहा था, सॉरी रेडियल रूट में हो रहा था, तो यहाँ पे रेडियल वेस्कुलर बंडल होगा। ये मैंने गलत बोल दिया था, रेडियल वेस्कुलर बंडल होगा दोनों जगह पे, ठीक है। रेडियली अरेंज्ड था ना, रेडियल वेस्कुलर बंडल होगा। और साथ ही साथ बाद में कैम्बियम रिंग देखने को मिलती है, बाद में कैम्बियम रिंग प्रेजेंट होगी, किसमें होगी, डाइकॉट में प्रेजेंट होगी, क्योंकि उसको सेकेंडरी ग्रोथ कराना है। यही चीज था, ये आपका रूट में इतना खत्म हो गया। देखो जब एक बार आप रूट पढ़ लो, उसको पूरा पेन पेपर उठाओ, उसको वहां पे बहुत अच्छे से लिख लो। मैंने आपके साथ साथ 2 से 3 बार मैंने ये चीज करा दी आपको, आपके साथ साथ मैंने कर लिया। एक बार वापस से कर लेते हैं। डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट,
एपिडर्मिस साथ बोलो, एपिडर्मिस किसकी, एपिडर्मिस पैरेन्काइमा की है, इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट है, रूट हेयर प्रेजेंट है। कॉर्टेक्स पैरेन्काइमा हर जगह है, कॉर्टेक्स में पैरेन्काइमा है, थिन वॉल्ड है और साथ ही साथ इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट है। इसके बाद आएगा आपका इंडोडर्मिस। इंडोडर्मिस कैसी है, बैरल शेप्ड है, बैरल शेप्ड है मतलब उसके टेंजेंशियल और रेडियल वॉल्स पे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाई जाती हैं जो कि सुबेराइज्ड होती हैं और वो क्या करती हैं, वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है और साथ ही साथ यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होते हैं। हो गया। इसके बाद बात करेंगे पेरीसाइकिल। तो पेरीसाइकिल क्या होता है, थिक वॉल्ड होगा, पैरेन्काइमेटस होगा और साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इनिशिएशन होता है लेटरल रूट का, कहां से, पेरीसाइकिल से ही इनिशिएशन होता है और साथ ही साथ बाद में जो वेस्कुलर कैम्बियम होता है सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे वो भी आपकी पेरीसाइकिल से ही इनिशिएट हो जाता है। वेस्कुलर बंडल 2 या 4 होगा, जाइलम एंड फ्लोएम का अरेंजमेंट कैसा होगा, रेडियल होगा, कंजॉइंट टिश्यू प्रेजेंट होगा, पैरेन्काइमेटस होगा वो, ठीक है। बाद में कैम्बियम रिंग डेवलप हो जाती है अगर सेकेंडरी ग्रोथ कराना है तो, और सेकेंडरी ग्रोथ होगी ही होगी क्योंकि डाइकॉट प्लांट है। मोनोकॉट में पॉलियर कंडीशन देखने को मिलता है, 6 से ज्यादा जाइलम बंडल अगर प्रेजेंट है तो उसको पॉलियर कंडीशन बोला जाता है, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी क्योंकि मोनोकॉट है तो उसमें कैम्बियम भी नहीं होता है। पिथ ध्यान रखिएगा, यहां से सवाल आया है, जो पिथ होता है डाइकॉट रूट का वो स्मॉल है, इनकंस्पिक्यूअस है और मोनोकॉट का लार्ज एंड वेल डेवलप्ड है। देखो 2 से 4 वैस्कुलर बंडल, इसमें मोर देन 6, तो मोनोकॉट रूट में क्या होता है, मोनोकॉट में पॉलीआर कंडीशन देखने को मिलती है। साथ ही साथ पिथ वेल डेवलप्ड है, किसका, मोनोकॉट रूट का। डाइकॉट रूट का पिथ स्मॉल है, इनकंस्पिक्यूअस है। इतना समझ में आ गया। और बाहर रूट्स हैं तो बाहर रूट हेयर तो पाई ही जाएगी, डाइकॉट रूट है तो बाहर रूट हेयर पाई जा रही है, यही चीज यहाँ पे बनी हुई है। मैंने लिखा नहीं है क्या, रूट हेयर मैंने लिखा है ना, मैंने बोला नहीं, रूट हेयर प्रेजेंट होगी। इसके बाद आता है अब आपका, इसके बाद आता है आपका डाइकॉट स्टेम एंड मोनोकॉट स्टेम। तो देखो डाइकॉट स्टेम में क्या है, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि रूट अंदर था तो उसको प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं थी, बट अब ग्राउंड के ऊपर आपका स्टेम आएगा, दैट मींस अब उसको प्रोटेक्शन की जरूरत है। प्रोटेक्शन की जरूरत है, प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा था भैया, प्रोटेक्शन आपका कोलेनकाइमा प्रोवाइड कर रहा था और सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा था, वो प्रोवाइड कर रहा था आपका स्क्लेरेनकाइमा। खत्म, पैरेन्काइमा हर जगह पाई जा रही थी बट कोलेनकाइमा आपका प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही थी और साथ ही साथ स्क्लेरेनकाइमा डेड थी, थिक वॉल्ड थी और सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन मैकेनिकल स्ट्रेंथ कौन देता है, आपका स्क्लेरेनकाइमा देता है। तो सुनिए, जो आपकी डाइकॉट स्टेम है, डाइकॉट स्टेम की एपिडर्मिस है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, डाइकॉट स्टेम है उसके ऊपर क्यूटिकल प्रेजेंट होता है, क्यूटिकल रूट्स में नहीं प्रेजेंट था, बाकी आपका स्टेम लीव्स में होता है। तो क्यूटिकल प्रेजेंट है, ट्राइकोम और कुछ स्टोमेटा भी देखने को मिलते हैं क्योंकि वो स्टेम है ना। आपकी स्टेम है, स्टेम की जो एपिडर्मिस है, स्टेम की एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस में क्या क्या है, ट्राइकोम देखने को मिलेगा, क्यूटिकल होगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। इसके बाद आता एपिडर्मिस के बाद आएगा हाइपोडर्मिस, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है कि हमारा स्टेम खराब ना हो जाए, टूट ना जाए, तो इसलिए हाइपोडर्मिस आता है। और हाइपोडर्मिस किसका बना है, हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा का बना होता है क्योंकि कोलेनकाइमा प्रोटेक्शन देता है। बट जब मोनोकॉट स्टेम कहता है, मोनोकॉट स्टेम कहता है भाई तूने कोलेनकाइमा का क्यों बनवा लिया, जब ज्यादा मैकेनिकल स्ट्रेंथ आपको स्क्लेरेनकाइमा अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर रही है तो तूने कोलेनकाइमा का क्यों बना लिया। तो मोनोकॉट क्या करता है, ये अपनी हाइपोडर्मिस किसका बनाता है, स्क्लेरेनकाइमा का बनाता है, स्क्लेरेनकाइमा का बनाता है। अब वो स्क्लेरेनकाइमा का बना लिया, अब उसको ना तो कॉर्टेक्स की जरूरत है, अब उसे प्रोटेक्शन चाहिए ही नहीं, ना अब उसे कॉर्टेक्स की जरूरत है, ना तो अब उसे एंडोडर्मिस की जरूरत है, करेक्ट। तो मोनोकॉट में ना तो आपको कॉर्टेक्स देखने को मिलेगा, ना तो आपको एंडोडर्मिस देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ देखने को नहीं मिलता, यहाँ पे स्क्लेरेनकाइमा हो गई। लेकिन जब आप डाइकॉट स्टेम पढ़ेंगे, डाइकॉट स्टेम में कई जगह पे स्क्लेरेनकाइमा के पैचेस देखने को मिलेंगे, वो आप पेरीसाइकिल में देखते हो। देखो जो डाइकॉट स्टेम है, एक मिनट, डाइकॉट स्टेम है, मोनोकॉट स्टेम है, एपिडर्मिस बाहर की लेयर है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है और बाहर क्यूटिकल प्रेजेंट होगा, ट्राइकोम होगा और कुछ स्टोमेटा होंगे। ये सिंपल सी चीज है, ये बेसिक, देखो ये आपको ध्यान रखना होगा, ये बेसिक चीज है कि स्टेम है, स्टेम प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, सॉरी एपिडर्मिस है, बाहर की लेयर है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है और स्टेम की एपिडर्मिस है तो क्यूटिकल भी होगा, ट्राइकोम होगा और साथ ही साथ कुछ स्टोमेटा भी होते हैं। हाइपोडर्मिस अब स्टेम है, उसको और भी ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत है, प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो हाइपोडर्मिस भी प्रेजेंट होती है, हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा की बनी होती है। लेकिन मोनोकॉट स्टेम क्या कहता है, भाई तू तो बेवकूफ निकला, बहुत ज्यादा तरीके से स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड कर सकता है, स्क्लेरेनकाइमा, तो तूने कोलेनकाइमा का क्यों बनवा लिया, तो तू कोलेनकाइमा का बनवा, मैं अपना स्क्लेरेनकाइमा का बनवाऊंगा। तो जो मोनोकॉट स्टेम है वो अपना हाइपोडर्मिस बनवाता है स्क्लेरेनकाइमा का, स्क्लेरेनकाइमा का बनवाता है, कहता है अब मेरे पास जितनी भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ देनी है वो सब कुछ मेरे पास है, तो अब क्या करूंगा मैं, अब मेरे अंदर ना कॉर्टेक्स की जरूरत है ना तो एंडोडर्मिस, अब किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो इसमें ना तो कॉर्टेक्स होता है ना तो एंडोडर्मिस होता है, बस कई जगह पे पैरेन्काइमेटस सेल्स देखने को मिलती है।
समझ में आ गया। ये बात ध्यान रखिएगा कि जो हाइपोडर्मिस होती है मोनोकॉट स्टेम की वो स्क्लेरेनकाइमा की बनी होती है, बट जो डाइकॉट स्टेम की है वो कॉलेनकाइमा की बनी होती है। कॉर्टेक्स थिन वॉल्ड होगा, इंट्रासेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होंगे और पैरेन्काइमेटस होंगे। जैसा आपका रूट में था वैसा आपका यहाँ पे थिन वॉल्ड, इंट्रासेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट, पैरेन्काइमेटस। इंडोडर्मिस कैसी होती है? इंडोडर्मिस में स्टार्च के ग्रेन देखने को मिलेंगे। इंडोडर्मिस मतलब क्या? ये इंडोडर्मिस दिख रहा है, इसमें आपको स्टार्च के ग्रेन देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से इंडोडर्मिस को स्टार्च सीथ कहा जाता है। इंडोडर्मिस में स्टार्च ग्रेन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको स्टार्च सीथ भी कहा जाता है। ठीक है। पिथ की अगर बात कही जाए तो पिथ फ्लोएम के ऊपर होगा और स्क्लेरेनकाइमेटस होगा। किसमें? डाइकॉट में। मैंने क्या बोला था? पैचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। स्क्लेरेनकाइमा आपका पूरा मोनोकॉट में होगा, लेकिन डाइकॉट सिस्टम में भी क्या होता है, कई जगह पे स्क्लेरेनकाइमा देखने को मिलेगा। वो कहाँ पे मिलता है? वो आपका पिथ में पेरीसाइकिल होगा यहाँ पे। एक मिनट, ठीक है। तो पेरीसाइकिल में भी आपको पैचेस के फॉर्म में आपको स्क्लेरेनकाइमा देखने को मिलेगा। ठीक है। तो स्क्लेरेनकाइमा, हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमा की कहां थी? तो आपका जवाब आना चाहिए मोनोकॉट में। बट पेरीसाइकिल में पैचेस के फॉर्म में भी स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट होती है। कहां पे? डाइकॉट में, है ना। इतना समझ में आ गया। इसके बाद अगर वेस्कुलर बंडल की बात करी जाए तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इंडार्च और एक्सार्च पढ़ा था। एक्सार्च कहां पे था? रूट्स में था। अब मेरे से मत पूछना कि एक्सार्च क्या होता है, इंडार्च क्या होता है। अगर प्रोटोजाइलम सेंटर में है, मेटाजाइलम बाहर है, उस कंडीशन को इंडार्च कहा जाता है, और उसी का उल्टा एक्सार्च है। तो जब हम लोग स्टेम पढ़ते हैं तो स्टेम में हम लोग इंडार्च कंडीशन देखते हैं। इस वेस्कुलर बंडल इंडार्च है और कंजॉइंट है, रिंग के फॉर्म में है। ये देखो रिंग के फॉर्म में दिख रहा है, और मोनोकॉट में स्कैटर्ड, बिखरा हुआ दिख रहा है। बिखरा हुआ दिख रहा है ना, यहाँ कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है। तो देखो यहाँ पे रिंग के फॉर्म में है, कंजॉइंट है, इंडार्च कंडीशन है। बिटवीन वेस्कुलर बंडल रेडियली प्लेस्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो मेडुलरी रेज बनाती हैं। जब आप लोग सेकेंडरी ग्रोथ, खैर आपको तो पढ़ना ही नहीं है, फिलहाल ये बात ध्यान रखिए कि वेस्कुलर बंडल के बीच में कुछ पैरेन्काइमेटस सेल्स रेडियली अरेंज होती हैं। ठीक है। इसके बीच में कुछ रेडियल सेल्स इस तरीके से कुछ अरेंज हो जाती हैं और ये मेडुलरी रेज बना देती हैं। जब आप सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ते, लेकिन अब आपके किस्मत में नहीं है उसको पढ़ना, तब आप मेडुलरी रेज पढ़ते। तो क्या होता है? रेडियली प्लेस्ड होती है वेस्कुलर बंडल के बीच में पैरेन्काइमेटस सेल्स, और वो क्या बनाती है? मेडुलरी रेज। और ओपन टाइप का होता है क्योंकि आगे चल के इसको सेकेंडरी ग्रोथ करना है। और पिथ पैरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट होती है, बड़ा होता है, बड़ा इंट्रासेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होता है। किसमें? पिथ में। ये देखो ये पूरा खाली खाली तो दिख रहा है। अब अगर बात की जाए मोनोकॉट की, तो वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड है, कंजॉइंट है। ठीक है। कंजॉइंट मतलब यही वाला, बाहर फ्लोएम अंदर जाइलम। ठीक है। लार्ज नंबर में आपको यहाँ पे वेस्कुलर बंडल देखने को मिलेगा, कवर्ड होगा स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स से, जिसको बंडल सीथ कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, बंडल सीथ कहा जाता है। पेरीफेरल वेस्कुलर बंडल, यहाँ से क्या दिख रहा है? जो पेरीफेरी पे आपको वेस्कुलर बंडल दिख रहे हैं, ये साइज में छोटे हैं, बट जो सेंटर पे दिख रहे हैं ये आपको बड़े बड़े दिख रहे हैं। तो जो पेरीफेरल वेस्कुलर बंडल है ये छोटे होते हैं साइज में, जो सेंटर के वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो बड़े होते हैं। भाई ये पेज थोड़ा रटने वाला है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। वैसे इतना भी टफ नहीं है, ये एक दो चीजें हैं, बट इसमें क्या है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि वेस्कुलर बंडल के बीच में रेडियली प्लेस्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं, जो कि मेडुलरी रेज बनाती हैं। वेस्कुलर बंडल कैसा होता है? रिंग होता है, कंजॉइंट है, बाहर फ्लोएम है, अंदर जाइलम है, इंडार्च कंडीशन होता है, ओपन है। ठीक है। और इसमें क्या है? मोनोकॉट में स्कैटर्ड है, बिखरा हुआ, हम लोगों ने देखा ना, पूरा बिखरा हुआ है, बिखरा हुआ है। पेरीफेरी पे स्मॉल वाले हैं, पेरीफेरी पे वेस्कुलर बंडल स्मॉल वाले हैं, सेंटर में बड़े वाले हैं। क्लोज्ड टाइप का है। ठीक है। कवर्ड किससे? स्क्लेरेनकाइमेटस सेल से, जिसको बंडल शीथ कहा जा रहा है। बहुत ज्यादा वेस्कुलर बंडल्स हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट है। पिथ की अगर बात करी जाए तो पैरेन्काइमेटा सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और बहुत बड़ा इंट्रासेलुलर स्पेस भी होता है किसमें? डाइकॉट स्टेम में। इसके साथ ही साथ मोनोकॉट में वाटर कंटेनिंग कैविटी प्रेजेंट होती है। वाटर कंटेनिंग कैविटी प्रेजेंट होती है किसमें? मोनोकॉट स्टेम में। इतना आपको समझ में आ गया। अगर एक बार आपको इसको रिवाइज करना है तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि देखो, जो डाइकॉट स्टेम था, जो डाइकॉट आपका स्टेम था, ठीक है, और मोनोकॉट स्टेम था। एपिडर्मिस बाहर की लेयर है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, लेकिन स्टेम आपका अब ग्राउंड के ऊपर आ गया, तो हमें अब उसको और भी ज्यादा प्रोटेक्शन देने की जरूरत है। करेक्ट। इतना समझ में आ गया। इसीलिए एपिडर्मिस के साथ साथ स्टेम की जब बात करेंगे तो वहां पे हाइपोडर्मिस भी प्रेजेंट होती है। हाइपोडर्मिस भी आपको देखने को मिलेगी। और देखो प्लांट है, ठीक है, प्लांट का स्टेम है, स्टेम की एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस है, ठीक है, और किसकी है? स्टेम की है, बाहर की लेयर। उस पे क्या क्या प्रेजेंट होगा? उस पे क्यूटिकल देखने को मिलेगा, ट्राइकोम प्रेजेंट होंगे, और कुछ स्टोमेटा भी प्रेजेंट होते हैं किसमें? स्टेम पे। हाइपोडर्मिस है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा क्योंकि हमें प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो कोलेनकाइमा होता है। मोनोकॉट स्टेम कहता है कि मुझे, तू पागल निकला, सबसे अच्छा मैकेनिकल स्ट्रेंथ स्क्लेरेनकाइमा प्रोवाइड करता है, तो मैं अपनी हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमा की बनवाऊंगा, तू बनवा कोलेनकाइमा की।
तो ये मेजर डिफरेंस होता है। जो डाइकॉट स्टेम है इसकी हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमेटस होती है और जो मोनोकॉट स्टेम है उसकी हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमेटस होती है। कॉर्टेक्स की अगर बात करी जाए तो जैसे आप लोगों ने रूट्स में पढ़ा था, कॉर्टेक्स कैसा पढ़ा था, थिन वॉल्ड था, इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट थे, वही चीज यहाँ पे होगी, पेरेन्काइमेटस होगा। जब मोनोकॉट स्टेम में स्क्लेरेनकाइमा बन गया, हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमा की बन गई, अब उसे ना तो कॉर्टेक्स की जरूरत है ना तो एंडोडर्मिस की जरूरत है, बस वहां पे कई जगह पे पेरेन्काइमेटस सेल्स देखने को मिलती हैं। कहाँ पे? मोनोकॉट स्टेम में। ठीक है, जब आप मोनोकॉट स्टेम पढ़ोगे तो वहां पे कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस कुछ भी नहीं होता, लेकिन जो डाइकॉट स्टेम है उसमें एंडोडर्मिस में आपको स्टार्च ग्रेन देखने को मिलेगा और इसीलिए उसको स्टार्च शीथ कहा जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, स्टार्च ग्रेन रिच होता है एंडोडर्मिस किसकी? डाइकॉट स्टेम की। एंडोडर्मिस स्टार्च ग्रेन रिच होती है इसलिए उसको स्टार्च शीथ भी कहा जाता है। और अगर पेरीसाइकिल की बात करी जाए तो डाइकॉट में तो स्क्लेरेनकाइमा देखो प्रेजेंट ही नहीं था, तो अब क्या करेगा डाइकॉट? अब क्या कहेगा कि मैंने तो भैया पहले बेवकूफी कर दी, लेकिन अब मेरे पास टाइम है, तो मैं क्या करता हूं, मैं स्क्लेरेनकाइमा की पूरी सेल तो नहीं बनवा सकता, पूरी वापस से नहीं तो बनवा सकता हाइपोडर्मिस, तो मैं क्या करता हूं, अब पैचेस के फॉर्म में वो स्क्लेरेनकाइमा को रख लेता है। कहां पे? पेरीसाइकिल में। तो पेरीसाइकिल में क्या होता है, फ्लोएम के ऊपर पेरीसाइकिल में स्क्लेरेनकाइमा की सेल्स होती हैं, किसमें? पैचेस के फॉर्म में। ठीक है, पेरीसाइकिल में क्या होता है कि एबव फ्लोएम स्क्लेरेनकाइमा की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, किस फॉर्म में? पैचेस के फॉर्म में। वैस्कुलर बंडल स्टेम है, इंडाच कंडीशन होगी, कंजॉइंट रिंग और वैस्कुलर बंडल रेडियली प्लेस्ड है, पेरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट होता है, तो वो उसको क्या बना लेती है? मेडुली सॉरी मेडुलरी रेस बना लेता है। और साथ ही साथ देखो, ये चीज आप डायग्राम से समझो कि जो मोनोकॉट है, मोनोकॉट स्टेम में आपको क्या दिख रहा है? स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल दिख रहा है, बट जो डाइकॉट स्टेम है इसमें रिंग के फॉर्म में दिख रहा है। जो मोनोकॉट है इसमें बाहर के साइड, आउटर साइड आपको पेरी पे स्मॉलर वैस्कुलर बंडल देखने को मिल रहा है, बट जो सेंटर है यहाँ पे आपको कैसे बड़े लार्ज साइज के वैस्कुलर बंडल देखने को मिल रहा है, वही चीज यहाँ पे लिखी गई है। साथ ही साथ क्या लिखा गया? ये वैस्कुलर बंडल कवर्ड होते हैं स्क्लेरेनकाइमेटस सेल से, जिसको बंडल शीथ कहा जाता है। पिथ में पेरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट होते हैं। पिथ जो डाइकॉट स्टेम होता है उसमें लार्ज इंट्रासेलुलर स्पेसेस भी होता है। और साथ ही साथ वाटर कंटेनिंग कैविटी, ये बात ध्यान रखिएगा कि वाटर कंटेनिंग कैविटी कहाँ पे मिल रही है? मोनोकॉट स्टेम में प्रेजेंट मिल रही है। तो अपना रूट भी खत्म, अपना स्टेम भी खत्म, फिनिश। अब बात आती है लीफ की। लीफ ने बहुत ज्यादा भेदभाव किया। उसने क्या किया? उसने अपनी डाइकॉट मोनोकॉट दोनों की पत्तियां अलग अलग कर दी। ठीक है, उसने दोनों की पत्तियां अलग अलग कर दी। तो जो डाइकॉट है, डाइकॉट की लीफ डॉर्सी वेंट्रल, दिखने में आपको एक जैसी लगेगी क्योंकि मेरा इतना अच्छा डायग्राम नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपकी डाइकॉट लीफ है, ये आपकी मोनोकॉट, ये आपकी डाइकॉट लीफ है, ये आपकी मोनोकॉट लीफ है। ठीक है, डाइकॉट लीफ को क्या कहा जाता है? डाइकॉट लीफ कैसी होती है? डाइकॉट लीफ आपकी डॉर्सी वेंट्रल होती है, डॉर्सी वेंट्रल। आपको याद करने में कोई इशू नहीं है, डी से डाइकॉट, डी से डॉर्सी वेंट्रल। अब दूसरा वाला तो ऑब्वियस मोनोकॉट होगा। मोनोकॉट की लीफ कैसी होती है? आइसोबाइलैटरल। ठीक है, आइसोबाइलैटरल। वेनेशन की अगर बात करें, जो वेनेशन क्या पढ़ा था हम लोगों ने? रेटिकुलेट वेनेशन होता है, रेटिकुलेट वेनेशन मतलब कुछ इस तरीके का, ठीक है ना। रेटिकुलेट वेनेशन और मोनोकॉट में वेनेशन पैरेलल होता है, ऐसा। समझ आ रहा है ना आपको? कभी कभी कमेंट में लिख दिया करो कि हाँ मुझे समझ में आया, नहीं समझ में आया वो भी लिख दिया करो, बुरा मानने वाली बात नहीं है मेरे। ठीक है, तो देखो ये आपका डाइकॉट लीफ है, ये आपका डाइकॉट लीफ है, ये आपका मोनोकॉट लीफ है। डाइकॉट लीफ डॉर्सी वेंट्रल होती है, रेटिकुलर वेनेशन होता है। मोनोकॉट लीफ आइसोबाइलैटरल होती है, पैरेलल वेनेशन होता है। अब अगर बात करी जाए सरफेस की, तो जो डाइकॉट लीफ होती है, ठीक है, डाइकॉट लीफ को जब ऐसे काटेंगे ट्रांसफर सेक्शन, तो जो इसका ऊपर वाला पोर्शन होता है ये होता है एडेक्सियल सरफेस, और नीचे वाला होता है एबैक्सियल सरफेस, एबैक्सियल सरफेस। ठीक है, सेम यहां पे भी होगा, ऊपर वाला एडेक्सियल, नीचे वाला एबैक्सियल। ठीक है, अब जब सूरज ज्यादा आए, ठीक है, सूरज ज्यादा आए, इन्होंने कहा लीफ ऐसी है डॉर्सी वेंट्रल की, सनलाइट आई, सनलाइट ऊपरी सरफेस पे पड़ी, मतलब सनलाइट जब एडेक्सियल पे पड़ी, तो अगर ऊपर स्टोमेटा होंगे, ठीक है, अगर ऊपर स्टोमेटा ज्यादा होंगे तो ट्रांसपिरेशन हो जाएगा बहुत तगड़ा। तो इसलिए ट्रांसपिरेशन उस लेवल पे ना हो सके, तो जो एडेक्सियल होता है यहाँ पे स्टोमेटा कम होते हैं, यहाँ पे स्टोमेटा कम होते हैं, और जो नीचे का सरफेस होता है एबैक्सियल, यहाँ पे स्टोमेटा मोर होते हैं, ज्यादा नंबर में प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे स्टोमेटा मोर होते हैं ज्यादा नंबर में। तो क्या समझे आप?
कहाँ चले गए थे, हाँ, जो एडेक्सियल सरफेस है, जो ऊपर का सरफेस है, वहां अब सीधे कर लो, सूरज है, ठीक है, वहां स्टोमेटा नहीं प्रेजेंट होगा, या तो नहीं प्रेजेंट होगा या तो बहुत कम प्रेजेंट होगा। क्यों? क्योंकि इसको ट्रांसपिरेशन को रोकना है, वाटर लॉस को कम से कम करना है ना। अब आप हो, है ना, आप में डिहाइड्रेशन हो जाए, आप में पानी की कमी हो जाए, ठीक है, आपका पूरा पानी खत्म हो जाए, तो आप जिंदा रह पाओगे? तो लीफ भी यही तो सोचेगा ना कि क्या करूं मैं कि मेरा कम से कम ट्रांसपिरेशन हो सके। तो जो ऊपर का सरफेस है, जो सनलाइट के साइड पे है, ठीक है, जहां पे सनलाइट डायरेक्टली पड़ रही है, वो क्या करेगा, वो या तो उसके सरफेस पे स्टोमेटा होगा, बहुत कम होगा, या तो नहीं होगा। तो जितने स्टोमेटा है, ज्यादातर स्टोमेटा कौन से सरफेस पे होते हैं, वो आपके एबेक्सियल वाले सरफेस यानी कि निचले सरफेस पे होते हैं। अब याद कैसे करना है, एबेक्सियल बी से बेस साइड, कुछ ना कुछ आपको ट्रिक निकालना पड़ेगा। एबेक्सियल बेस पे है, तो निचले सरफेस को एबेक्सियल सरफेस कहा जाता है, ऊपरी को एडेक्सियल सरफेस कहा जाता है। अगर मोनोकॉट की बात करी जाए तो वो कहता है भाई मैं बराबरी में बिलीव करता हूं, मैं इक्वालिटी में बिलीव करता हूं, मुझे कोई भी भेदभाव नहीं करना है। तो इसके स्टोमेटा दोनों सरफेस पे इक्वल प्रेजेंट होंगे, जितने स्टोमेटा यहां प्रेजेंट होंगे उतने ही स्टोमेटा यहां प्रेजेंट होंगे। तो इतना समझ में आ गया? एक बार इतना देख लेते हैं, डायग्राम बना रहने तो सुंदर लग रहा है। एक बार यहां से देख लो डायग्राम से, ये आपका डाइकॉट है ना, ये आपका डाइकॉट लीफ है, ये आपकी मोनोकॉट लीफ है। तो जो ये आपका एडेक्सियल सरफेस है, ये नीचे वाला एबेक्सियल, ये देखो ऊपर वाला एडेक्सियल है, नीचे वाला एबेक्सियल है, इसमें एडेक्सियल और एबेक्सियल। अब देखो ऊपरी सरफेस पे स्टोमेटा दिखाया ही नहीं है, निचले सरफेस पे चलो फिर भी दिखा दिया। तो यहीं से आप समझ जाओ कि एडेक्सियल में या तो स्टोमेटा बहुत कम होंगे या तो होंगे ही नहीं। साथ ही साथ इसमें क्या होता है, आप इसमें कुछ नहीं पढ़ोगे, जब आप लीफ पढ़ोगे तो उसमें या तो आप एपिडर्मिस पढ़ोगे, एपिडर्मिस, वैस्कुलर बंडल, मेसोफिल, खत्म। इसमें कोई कॉर्टेक्स नहीं, कोई एंडोडर्मिस, कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको। सिर्फ क्या पढ़ना है, बाहर अंदर मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल क्या करेगा, क्योंकि भाई उसको खाना बनवाना है ना, उसको खाना बनवाना है, तो मेसोफिल सेल क्या करता है, मेसोफिल सेल खाना बनवाता है ना। तो बाहर एपिडर्मिस, बीच में वैस्कुलर बंडल, और उसके बीच में, और वैस्कुलर बंडल और एपिडर्मिस के बीच में क्या पूरा आपका क्या प्रेजेंट होगा, मेसोफिल सेल। अब मेसोफिल सेल दो तरीके का होता है डाइकॉट में, एक होगा पैलिसेड, एक होगा स्पॉन्जी। पैलिसेड मेसोफिल आपको कैसे दिख रहा है, ये आपको लंबा इलोंगेटेड दिख रहा है, ठीक है, लंबा इलोंगेटेड दिख रहा है। तो पैलिसेड मेसोफिल सेल इलोंगेटेड सेल्स होती हैं। स्पॉन्जी कैसा दिख रहा है, एक तो गोल गोल दिख रहा है, कहीं पे भी है, बीच में स्पेस भी दे रहा है, इसीलिए यहाँ पे एयर कैविटी भी प्रेजेंट होती है। आपको डायग्राम से ही सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इसमें ऐसा कुछ नहीं, इसमें सिर्फ मेसोफिल सेल दिया गया, एडेक्सियल और एबेक्सियल दिया गया, इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया गया, ठीक है। स्टोमेटा भी यहाँ पे भी दिखाया गया, यहाँ पे भी दिखाया गया, मतलब स्टोमेटा भी दोनों सरफेस पे सेम प्रेजेंट होंगे। तो एक बार रीड कर लो, तो देखो, तो जो आपका डाइकॉट लीफ है उसको डॉर्सिवेंट्रल लीफ बोलते हैं, मोनोकॉट लीफ में आइसोबाइलेटरल लीफ पाई जाती है। एपिडर्मिस, एडेक्सियल सरफेस अपर वाले को बोलेंगे, एबेक्सियल लोअर वाले को बोलेंगे। एबेक्सियल पे ज्यादा स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और बाहरी सरफेस पे, ऊपरी सरफेस पे जो कि सनलाइट के साइड है, वहां पे बहुत कम स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि उसको ट्रांसपिरेशन को रोकना है कि वाटर लॉस जितना कम से कम हो सके उतना बेहतर है। रेटिकुलेट वेनेशन डाइकॉट लीफ में होगा, पैरेलल वेनेशन आपकी मोनोकॉट लीफ में होगा। एक बार वापस से डायग्राम बना दिया जाए तो ये आपकी लीफ है, ये पैरेलली दिख रहा है, ये आपका पैरेलल वेनेशन है, ये आपका, ये क्या बन रहा है, ये आपका रेटिकुलेट वेनेशन, कुछ नेटवर्क जैसा दिख रहा है ना इसमें, नेटवर्क जैसा। तो ये रेटिकुलेट वेनेशन डाइकॉट में, पैरेलल वेनेशन, ये देखो पैरेलल दिख रहा है ना, पैरेलली अरेंज्ड है, ये आपका मोनोकॉट में होता है। मोनोकॉट लीफ बाइलैटरल लीफ होती है, और इसमें कुछ नहीं होगा, कोई कॉर्टेक्स नहीं, कोई एंडोडर्मिस नहीं, सिर्फ आपका बाहर का होगा एपिडर्मिस, या होगा आपका वैस्कुलर बंडल, और उसके बीच में जितनी भी चीजें होंगी सब होगी आपकी मेसोफिल सेल, क्योंकि लीफ में ही सबसे ज्यादा काम होता है। कौन सा काम भाई, खाना बनवाएगा ना वो। तो मेसोफिल सेल कहाँ होंगी, मेसोफिल सेल एडेक्सियल और एबेक्सियल एपिडर्मिस के बीच में प्रेजेंट होंगी, मतलब बीच, ऊपर और नीचे, ठीक है। मान लो इतनी मोटी आपकी लीफ है, इतनी मोटी होगी नहीं, आप समझ जाओ। तो ऊपर वाला जो सरफेस होगा, जो नीचे वाला सरफेस है, इसी के बीच में आपकी मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट होंगी, और मेसोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। क्लोरोप्लास्ट आपका क्या कहलाता है, क्लोरोप्लास्ट है तो फोटोसिंथेसिस हो रही है। सिंपल समझ में आ गया, क्लोरोप्लास्ट है तो फोटोसिंथेसिस हो रही है। अब मेसोफिल सेल क्या होती है, पैरेन्काइमेटस होती है, और दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, मतलब स्पेशलाइज्ड हो जाती है, दो तरीके की बनाती है मेसोफिल सेल। कौन सी, एक पैलिसेड मेसोफिल, एक होगी पैलिसेड पैरेन्काइमा, और स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स। इतना समझ में आ गया। पैलिसेड, स्पॉन्जी नाम से क्या समझ में आ रहा है, स्पंज है, कुछ स्पंज फ्लफी सा होता है ना, थोड़ा दूर दूर नाम से। स्पॉन्जी राउंड समझ लो, राउंड ओवल, और उसमें एयर कैविटी प्रेजेंट होती है। स्पॉन्जी एबेक्सियल, स्पॉन्जी निचले सरफेस की साइड होती है, और पैलिसेड आपकी एडेक्सियल ऊपरी सरफेस पे प्रेजेंट होती है, मतलब जो ऊपर का सरफेस है लीफ का, एडेक्सियल सरफेस है, वहां पे आपकी पैलिसेड पैरेन्काइमा होती है। एडेक्सियल सरफेस के नीचे पैलिसेड पैरेन्काइमा होती है, और उसके बाद वहां से लेकर के एबेक्सियल सरफेस तक आपकी स्पॉन्जी
पैरेन्काइमा होती है। पैलिसेड आपकी लॉन्गेटेड सेल है, स्पॉन्जी आपकी राउंड है, ओवल सेल्स है। एयर कैविटी प्रेजेंट होती है दोनों सेल्स के बीच में। अगर बात करी जाए मोनोकॉट की, तो मोनोकॉट में जो मेसोफिल, मोनोकॉट बहुत सिंपल सा है, वो कहता है मुझे कोई डिफरेंशिएशन नहीं करना, मैं इक्वालिटी में बिलीव करता हूँ। मोनोकॉट पहले ही बोल चुका है। उसकी लीफ आइसोबायलेटरल थी, स्टोमेटा में कोई डिफरेंस नहीं था, जितने स्टोमेटा बाहरी सर्फेस पे एडेक्सियल पे उतने ही स्टोमेटा नीचे सर्फेस पे, तो वो सिंपल है। मोनोकॉट बहुत अच्छा है, वो कहता है मुझे कोई भेदभाव नहीं करना, मैं इक्वालिटी को प्रमोट करता हूँ। तो मेसोफिल सेल में कोई डिफरेंशिएशन नहीं हुआ। ग्रास की अगर बात करी जाए तो ग्रास में क्या होता है, कुछ एडेक्सियल सेल्स वेन्स के साथ मिलकर के, कुछ एडेक्सियल सेल्स वेन के साथ मिलकर के मॉडिफाई हो जाती हैं और बहुत बड़ा और कलरलेस सेल्स बनाती हैं, जिसको बुलिफॉर्म सेल्स कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा कि जो बुलिफॉर्म सेल्स हैं ये आपकी मोनोकॉट में प्रेजेंट होती है। कहाँ मोनोकॉट में प्रेजेंट होती हैं, डाइकॉट में नहीं प्रेजेंट होती। तो कुछ एडेक्सियल सरफेस की सेल्स वेन्स के साथ मिलकर के मॉडिफाई हो जाती हैं और कलरलेस सेल्स बनाती हैं, जिसको बुलिफॉर्म सेल्स कहा जाता है। अब देखो, अब यहां से कहानी शुरू होता है। जो बुलिफॉर्म सेल्स है, एक बात बताओ, आपने पानी पी लिया, ठीक है, आप में डिहाइड्रेशन नहीं है, आप पूरा हाइड्रेटेड हो, आप एकदम खिले खिले से रहते हो। आप में पानी की कमी है तो आप मुरझा जाते हो, है ना। तो सेम चीज आपकी पत्ती के साथ होता है। जब बुलिफॉर्म सेल वाटर को एब्जॉर्ब करता है तो लीफ टर्जिड हो जाता है और एकदम ऐसे खिल सा जाता है, ठीक है। आपका फ्लावर खिलता है ना, वैसे आपका एक्सपोज हो जाता है, लीफ खुद को एक्सपोज कर देता है और खिल जाता है। लेकिन जहां पे वाटर स्ट्रेस कंडीशन आई, पानी की कमी हुई, तो लीफ फ्लैसिड हो जाता है और इनर साइड कर्ल हो जाता है। क्यों कर्ल हो जाता है? जिससे कि पानी की कमी को, वाटर लॉस को मिनिमाइज किया जा सके। यही होता है फ्लैसिड और यही होता है टर्जिड। तो ग्रास में हम लोगों ने क्या देखा कि कुछ सेल्स हैं एडेक्सियल सरफेस की, जो कि वेन्स के साथ मिल करके मॉडिफाई हो जाती हैं और एक कलरलेस बड़ा सेल बनाती है, जिसको बुलिफॉर्म सेल कहा जा रहा है। अब बुलिफॉर्म सेल्स क्या करती हैं, या तो वो पानी को एब्जॉर्ब करेंगी या तो वाटर स्ट्रेस होगा। अगर पानी एब्जॉर्ब कर रही है लीफ, दैट मीन्स कि अगर पानी एब्जॉर्ब कर रही है तो अब वो टर्जिड हो जाएगी, मतलब फैल जाएगी, ठीक है। फैल गई, खुश हो गई, खुद को इस तरीके से एक्सपोज कर दिया। अब कई बार क्या होता है, वाटर स्ट्रेस कंडीशन हो जाती है तो लीफ फ्लैसिड हो जाती है, ठीक है, और वो इनर साइड कर्ल हो जाती है। क्यों कर्ल हो गई भाई? कर्ल इसलिए हो गई ताकि वो वाटर लॉस को मिनिमाइज कर सके, इसीलिए आपका ऐसा सारी चीजें हो रही हैं। इसके बाद वेस्कुलर बंडल की अगर बात करी जाए तो वेस्कुलर बंडल डाइकॉट में कंजॉइंट होगा, क्लोज्ड होगा, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। वेन्स और मिडरिप में देखने को मिलेगा। जैसे मान लो ये आपकी लीफ है, पत्ती पत्ती बन रही है आज तो, ठीक। ये आपकी होती है मिडरिप, ये होती है आपकी वेन्स, ठीक है। अब वेस्कुलर बंडल आपके यहीं पे होते हैं, मिडरिप पे होंगे, वेन्स पे होंगे। एक बात बताओ, कई बार क्या होता है, यहाँ के वेस्कुलर बंडल का जो साइज है और मिडरिप के वेस्कुलर बंडल का जो साइज है वो डिफरेंट होता है, ठीक है, वो अलग अलग होता है। वही चीज आपकी एनसीईआरटी में लिखी गई है कि एक तो आपके वेस्कुलर बंडल कहाँ पाए जाते हैं, वेन्स और मिडरिप पे होंगे, किसमें? लीफ में। और साथ ही साथ जो वेस्कुलर बंडल का साइज होगा, साइज ऑफ वेस्कुलर बंडल डिपेंड ऑन साइज ऑफ वेन्स, ठीक है, वेन्स के साइज पे डिपेंड कर रहा है। और सराउंडेड होगा बंडल शीथ सेल से, जो कि थिक वॉल होती है। अब आपका चैप्टर खत्म हो गया। लीफ आइसोबाइलेटरल लीफ मोनोकॉट में, डॉर्सीवेंट्रल लीफ आपका डाइकॉट में, ठीक है। एडेक्सियल एबैक्सियल सरफेस होता है, दोनों में होगा। और बट जो डॉर्सीवेंट्रल लीफ है वो क्या बोली, मैं जो बाहरी सरफेस है, जो एडेक्सियल सरफेस है, वो क्या बोला, मैं सन के एक्सपोजर पे हूं तो मैं क्या करूंगा, मुझे ट्रांसपिरेशन को रोकना है, जिसके लिए मेरे ऊपर या तो स्टोमेटा दो या तो मत दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने क्या किया, डॉर्सीवेंट्रल लीफ ने, उसने जितने स्टोमेटा बनाए, ज्यादा स्टोमेटा उसने अपने निचले सरफेस पे रखे। कहां पे? एबैक्सियल बेस पे, एबैक्सियल बी वाला, एबैक्सियल बेस पे। इतना समझ में आ गया। वहीं पे जो मोनोकॉट था उसने बोला मैं बराबरी में बिलीव रखता हूं, ठीक है, मैं इक्वालिटी में बिलीव करता हूं, तो मुझे ऐसा कोई इशू नहीं है, मेरे दोनों सरफेस पे इक्वल स्टोमेटा होंगे। और बुलिफॉर्म सेल्स कहां देखी थी हमने? बुलिफॉर्म सेल्स हम लोगों ने देखी थी मोनोकॉट लीफ में। इतना समझ में आ गया, ये बात ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ मेसोफिल का जो डिफरेंशिएशन हुआ था पैरेन्काइमेटल सेल्स की वजह से, वो कहां पे देखा था हम लोगों ने? डाइकॉट में देखा था। कौन कौन सी पैरेन्काइमेटल सेल्स थी? पैलिसेड, स्पॉन्जी। पैलिसेड किधर थी? पैलिसेड थी ऊपर एडेक्सियल सरफेस के पास में, है ना। लेकिन मेसोफिल सेल जो कि मोनोकॉट में थी, उसमें कोई डिफरेंशिएशन देखने को नहीं मिला था। ग्रास था जिसमें कुछ सेल्स थी एडेक्सियल सरफेस की, वो वेन्स के साथ मिलकर के मॉडिफाई हो जाती है, बुलिफॉर्म सेल्स बना रही थी। बात ध्यान रखिएगा कि बुलिफॉर्म सेल्स किस में आता है? बुलिफॉर्म सेल्स आपका मोनोकॉट में आता है। ये चैप्टर आपका यहीं पे खत्म हो गया। देखो, या तो अभी आप क्या करो, आप नोट्स कर लो, ठीक है। नोट्स आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, t.me/ मैं आपको लिंक दे दूंगी, वहां पे आपको नोट्स मिल जाएगा। बायोलॉजी, स्पेलिंग ही भूल गए। साथ ही साथ पढ़ाई करो। आज डेट कितनी है? 9 तारीख है आज, ठीक है, 9 जनवरी। 4 महीना भी नहीं बचा आपके पेपर को। पढ़ाई करिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, है ना। पढ़ लोगे, ठीक है। आपको अभी आपको क्या लगता है कि आप बहुत मजे कर रहे हो अपनी लाइफ में, अपने दोस्तों के साथ घूम रहे हो, आपको मजे कर रहे हो, जेब में पैसे नहीं हो, अगर पैसे हैं भी तो किसके दिए हो भाई? पापा के दिए हुए पैसे हैं। तो
लोगों कितना भी लोग कहे ना कि नहीं पापा के पैसे पे मजे करने में मजा ही कुछ और है, ये सब बकवास बातें होती हैं। जिस दिन खुद कमाओगे ना उस दिन आपको समझ में आएगा कि लाइफ में असली मजे होता क्या है। जिस दिन आप अपने पेरेंट्स को बोलोगे कि हाँ ठीक है, उनकी बिना मांगे आप उनको पैसे देने लगोगे ना, आज के टाइम पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट है पैसा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। हर एक बेसिक छोटी छोटी चीज है, हर एक चीज आपके पैसे पे डिपेंड करती है। तो आपके पेरेंट्स हैं, आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, तो उसको पूरी करो। घूमने टहलने में टाइम मत वेस्ट करो। वो आज भी घूम रहे हो, पढ़ लोगे 2-4 महीने, उसके बाद भी घूम लेना, क्या दिक्कत है? 2-3 महीने की बात है, ठीक है, पढ़ लो, उसके बाद घूम लेना, सिंपल सी चीज़ है, अभी घूम लो। बट मन क्या होता है ना, वो नहीं समझता, उसको लगता है कि नहीं मैं आज ही घूम लेता हूँ। आपको क्या लगा कल आप मरने वाले हो क्या? नहीं ना। तो जब आपको पता है कि कल ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कल भी आप ऐसे हंसते खेलते रहोगे, घूमने वाले रहोगे, तो आज घूमो या कल घूमो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो बेहतर है कि आज आप पढ़ाई कर लो, ठीक है, जितना ज्यादा हो सके उतना पढ़ाई करिए। कोई बहाना नहीं, कोई नहीं ठंडी है, देखो आप कोई क्या करोगे, सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या बोलोगे कि ठंडी थी? तो बेहतर है पढ़ाई करिए, ठीक है। चैप्टर आपका एनाटॉमी हो गया है, आपका एनाटॉमी हो गया है। इस मंथ के लास्ट में हम लोग पूरा क्लास 11 कंप्लीट कर देंगे, और पहले ही कर देंगे क्योंकि अभी सिर्फ आई थिंक कुछ ही चैप्टर्स बचे हुए हैं, ठीक है, तो वो हम लोग कर लेंगे। और 15 फेब तक पूरा खत्म, 11 12 सब कुछ खत्म। उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन रहेगा और रिवीजन रहेगा। आधा घंटे की क्लास रहेगी और पूरा आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, और बहुत अच्छे तरीके से खत्म होगा, कुछ नहीं छूटेगा। सिर्फ एनसीईआरटी कराएंगे हम लोग, है ना। तो देखो आपका एनाटॉमी हो चुका है, क्लास खत्म। एनसीईआरटी रीड करो, पीवाईक्यू करो, ठीक है। मन करे तो टेस्ट दे लो, टेस्ट वेस्ट दे लिया करो, अच्छी चीज होती है, फायदे की चीज होती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो चैप्टर कर रहे होंगे उसका नाम है अपना, क्या नाम है, कुछ कीड़े मकोड़े के बारे में पढ़ेंगे, तो है अपना एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू जिसमें हम लोग को 2 चीजें पढ़ेंगी ना, कॉकरोच पढ़ना है, ठीक है, कॉकरोच पढ़ना है और साथ ही साथ फ्रॉग पढ़ना है, ठीक है। तो दोनों चीज हम लोग पढ़ लेंगे, कॉकरोच भी फ्रॉग भी, बहुत अच्छे से। देखो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं ट्रिक्स में बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करती हूँ, मैं उस क्लास में भी ऐसा कुछ, हालांकि उस चैप्टर में ऐसा कुछ है भी नहीं था, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आएगा। दोनों 1-1 घंटे में 40 मिनट में अप्रॉक्स दोनों चीजें खत्म हो जाएंगी, आपको वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से सबको समझ में आ जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको मेरा पढ़ाई समझ में आ रहा हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सॉरी मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय।